है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों नमस्कार। संप्रति में आप सबों का स्वागत है। कई मौसम गए, अब आया परीक्षा का मौसम। ऐसे में परीक्षा के समय छात्रों पर मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसे दूर कैसे करें, इसी विषय पर बात करने के लिए जेवीएम के प्राचार्य श्री समरजीत जैना जी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसे बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं। तो बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले आप बताएं कि आखिर क्या होता है, वर्ष भर बच्चे पढ़ते हैं और अचानक से इतना मानसिक दबाव कैसे बन जाता है बच्चों के दिमाग में? देखिए, बच्चे पूरा साल भर पढ़ाई करते हैं और करने का बाद ये बहुत स्वाभाविक है जब बच्चे जब उसको इम्तिहान देना है तब मानसिक दबाव में आ जाए। खासकर बोर्ड की जो परीक्षा थी है 10वीं और 12वीं का, इन लोगों का ज़्यादा मानसिक तनाव होती है। इसीलिए होती है क्योंकि उनको अब आगे इस इम्तिहान का बाद अपना कैरियर चुनना है, अपना सब कुछ इसी में ही निर्भर करते हैं। इसीलिए बच्चे का थोड़ा सा दबाव तो होती है। अब ये दबाव को हम लोग दबाव क्रिएटेड होती है, दबाव को शुरू से नहीं रहता है। बच्चे का मन में जितना शंका रहेगा जो हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, शायद हमसे इससे भी अच्छा करना था, और सबसे ज़्यादा होती है जो हम उस विषय उस चैप्टर को ठीक से पढ़े नहीं है। अब उस चैप्टर से क्वेश्चंस आ जाएगा तो हम कैसे उसको जवाब दें, कैसे लिखें, ये सब चीज़ आप उनमें अनावश्यक एक दबाव पैदा कर देते हैं। तो क्या इसे हम ऐसा कह सकते हैं सर कि ये तब होता है जब बच्चे बहुत अच्छी तैयारी और सही दिशा में तैयारी नहीं कर रहे होते हैं? नहीं, दिशा की बात नहीं है। कई जगह में जो हमारा पूरा सिलेबस है, पूरा जो पाठ्यक्रम है, इतने ज़्यादा विस्तृत है, उसमें हर चीज़ को, हर सवाल को अच्छा से पढ़ना, और बच्चे है बच्चा ही है, उसका मानसिक संतुलन भी उतना आसानी से नहीं समझते हैं। तो उसी भय किस में होता है जो हमारा पास हम लोग कभी देखे नहीं, उसके लिए भय होता है। तो परीक्षा भी ऐसा चीज़ है जो हम पढ़े शायद उससे ना आए, जो हम पढ़े हम शायद उसको कवर नहीं किया, इसी से भय उत्पन्न होती है। तो इसमें एक सभी टाइम बच्चे लोगों को हम लोग जौहर विद्याबंदी फैमिली रांची में ये सलाह देते हैं, जितना आप पढ़े उसी को दोबारा अभ्यास करो। जो नया टॉपिक है उसको लास्ट मिनट में टच करने मत जाइए, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जब परीक्षा का प्रश्न पत्र होती है वो सब जगह से आते हैं। 100 मार्क्स की क्वेश्चन है तो 100 मार्क की क्वेश्चन आपका हर चैप्टर से आएंगे। सपोज हम लोग एक चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़े अच्छा से, तो उस चैप्टर से हमको 2 की 3 मार्क ही नहीं आएगा, बाकी तो हमको मिल जाएगा। तो इसीलिए बाकी जो हम अच्छा से पढ़े उसको अभ्यास करें तो हमको अच्छा नंबर आएगा। ये एक कॉन्फिडेंस जो आपको बोलते हैं भरोसा, बच्चे का मन में पैदा करना है, और शिक्षक तो जरूर करते हैं, माता पिता का भी करने चाहिए। जी यानी साहब, आपसे एक बात और कहना है। मेरे साथ भी ये होता था जब मैं स्कूल में पढ़ रहा होता था या एग्ज़ाम के समय में, तो लास्ट मोमेंट अटैक मेरे को हमेशा आता था, और ये शायद बहुत छात्रों को आता होगा। हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे छात्र भी अभी सोचते होंगे कि हाँ, मुझे भी लगता है लास्ट टाइम में बहुत नर्वसनेस क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। तो आप ऐसी कोई बात एज ए प्रिंसिपल ऑफ जेवीएम बताइए कि जिससे बच्चे शुरू से ही तैयारी करें और उस समय लास्ट मोमेंट प्रेशर ना मिले उनको। हमारा पास जो बच्चे आते हैं, जैसा अभी परीक्षा मौसम शुरू हो जाएगा 15 फरवरी से, जी जी, तो ज़्यादातर बच्चे का ना स्टोमक अपसेट हो जाता है। हाँ। जो नॉर्मल है, कल तक कुछ प्रॉब्लम नहीं था, स्टोमक अपसेट हो गया। इसकी कारण ये है जे वो एक एड्रेनालिन बोल के हमारा अंदर में एक हार्मोन पैदा होती है, उस एड्रेनालिन का निस्सरण, उसका निष्कासन ज़्यादा हो गया तो ये सब प्रॉब्लम आता है। बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं।
तो उसमें खान पान में बहुत ध्यान देना है। हाँ हाँ हम सभी टाइम माता पिता और बच्चों को बताता हूँ, जो एग्ज़ाम जब देने आ रहे हो उसका 2 घंटा पहले आप नाश्ता ले लेना। जी जी उसमें फ़ायदा ये होता है, जैसा हम लोग नाश्ता लिए, खाना कुछ खाए, तो उसको पचाने के लिए हमारा पूरा बॉडी सिस्टम उसमें लगे जाते हैं। इसीलिए हर खाने का बाद थोड़ा सुस्ती आ जाता है। हाँ बिल्कुल अब लंच ले लिया कि ब्रेकफास्ट लिया, डिनर लिया, उसके बाद आधा घंटा थोड़ा सुस्ती आता है, नींद आ जाता है। इसीलिए नींद आ जाता है जो हमारा मस्तिष्क का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काट ऑफ होके हमारा एब्डोमेन एरिया, पेट का आसपास, भोजन तंत्र का आसपास अच्छा। उसको उपयोग करते हैं। इसीलिए बच्चे उस टाइम थोड़ा नींद में आ जाते हैं। तो मेरा सलाह सभी टाइम बच्चों के लिए है कि आप खान जो है आपका, जो ब्रेकफास्ट करना, नाश्ता करना, दूध पीना, वो कोशिश करिए 2 घंटा पहले। 10 बजे एग्जाम शुरू, 10:30 बजे हो रहा है तो 8:30 तक हम इसको ले लें, तब आपका ये प्रॉब्लम थोड़ा कम रहेगा। दूसरी बात है मनोबल बढ़ाना, खुद को बढ़ाना है। मनोबल अब बोलना है कि हम सब कुछ पढ़ लिया, हम सब अच्छे से देखे हैं, हम सबको अच्छा से करेंगे। खुद को बोलते रहना बार 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 बार। वो बोलते बोलते क्या होता है, थोड़ा सा ना उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तीसरी जो एक टिक्स है, तरकीब है, वो है जो प्रश्न पत्रों का अच्छा से पढ़े। जी जी प्रश्न पत्र अच्छा से पढ़े तो उसमें 10 सवाल है, 10 सवाल में शायद हमको 5 सवाल 7 सवाल बहुत अच्छा से आता है, तो हम उसी को पहले अटेम्प्ट करें, शुरू उसी से करें। कोई सीरियल ऑर्डर में लगाने का जरूरत नहीं। 1 नंबर सवाल मेरा नहीं आ रहा है, 3 नंबर अच्छा से आ रहा है, तो हम 3 नंबर से शुरू करें और उसको अच्छा से लिखें। तो लिखते लिखते क्या होगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा जी हाँ, हम तो ये अच्छा लिख रहा है। जैसा आपको लगे, आपका संतुष्टि आ जाए, जो सवाल नंबर 3 हम बहुत अच्छे से किए, तो आपका बाकी सवाल भी थोड़ा आसान लगने लगेगा। यही बात है। तो जाना साहब, ये तो हुआ कि बच्चे ऐसे क्रमवार बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या ऐसी बात भी है कि बच्चों को काउंसलिंग की आवश्यकता है एग्ज़ाम के पहले, और है तो क्या आपका विद्यालय बच्चों को मुहैया कराता है? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे का काउंसलिंग ऐसा चीज़ है, सब बच्चे का जरूरत है। चाहे वो अच्छे बच्चे हो, चाहे वो मीडियोकर बच्चे हो, चाहे वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, उस तरीका का बच्चे हैं। काउंसलिंग इसीलिए चाहिए जो उनको पता चले जो हमारा कमियां कहाँ रह गया, हमारा कहाँ कहाँ गैप रह गया, जिसको हमको ब्रिज अप करना है, जिसको हमको पूरन करना है, तो उसके काउंसलर ही बता सकता है। और काउंसलर अभी कोई अलग से पोस्ट नहीं है, हर शिक्षक काउंसलर है। सीबीएसई का तरफ से ऐसा शिक्षा दी जाती है। हमारा नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी है 2020, इसमें हर शिक्षक को बताया गया कि आप काउंसलर बनो। इसीलिए हर शिक्षक को 50 घंटा साल में, एक एकेडमिक ईयर में उनको ट्रेनिंग लेना है। 25 घंटा सीबीएसई सीओई का तरफ से होता है, 25 घंटा उसी को हम लोग अपने स्कूल बेस्ड में दोहराते हैं, इन हाउस बोलते हैं। तो 50 घंटे ट्रेनिंग का मेन जो चीज़ें हैं, जब बच्चे को आप हैप्पी रखिए, बच्चे को आप उनका जो ज़रूरतमंद जो पाजलनेस है, नर्वसनेस है, उसको कैसे दूर किया जाए, उसको करें। तो हर शिक्षक करते हैं। और मेरा ये कहना है, माता पिता को भी हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं जी। इस साल हम लोग 4 माता पिता का ट्रेनिंग कराया, जिसमें माता पिता को भी समझाया जे आप अपना उम्मीद बच्चे के ऊपर मत थोपिए जी। हर बच्चे यूनिक है, हर बच्चे एक अलग से उसका क्या बोलते हैं व्यक्तित्व है, करिश्मा है, उसको अच्छा से निखारने दीजिए। कोई सभी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, कोई बच्चा एथलीट बनेंगे। जेवीएम जवाहर विद्यामंदिर फैमिली से MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी भी बने हैं। तो सब बच्चे पढ़ाई में एकदम 100% होंगे, 80% होंगे, 90% होंगे, इसमें नहीं सोचना चाहिए। सोचना चाहिए बच्चे का अंदर में क्या खूबियां हैं और उसको हम लोग अच्छे से निखार लें। जी, इसी मुतालिक मेरा अगला सवाल था प्रिंसिपल साहब, कि बच्चा बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करे, एग्ज़ाम के समय में बहुत प्रेशर ना ले, तो क्या ऐसा भी हम लोग इसको कह सकते हैं कि बच्चे में कौशल विकास की भी आवश्यकता है? बिल्कुल, बहुत कुशलता से अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल करे। तो कौशल विकास के लिए बतौर अभिभावक, बतौर प्रिंसिपल, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे क्या कर सकते हैं। देखिए, हर बच्चे में कुछ यूनिकनेस है,
हर बच्चे में कुछ ऐसा गुण छिपा हुआ है जो गुण उसको ऊपर तक ले जाते हैं। हम एक सिंपल एक बहुत सारे मशहूर फिल्म है, सब देखे होंगे, तारे जमीन पर जी। हम उसको उदाहरण देंगे आपको। तारे जमीन पर एक बच्चे थे, उनका जो क्या नाम है, ईशान अगस्ती। ईशान अगस्ती का डिसलेक्सिया थी। डिसलेक्सिया ऐसे एक बीमारी है जिसमें वर्ड जो है ए का बाद बी आता है तो वो ए का बाद सी चले गए, ए का बाद ई में चले गए, जंप करते हैं। उसका पढ़ाई लिखाई में ये प्रॉब्लम है। मगर उसका अंदर में एक होनहार क्वालिटी था, वो एक बहुत अच्छा पेंटर था। हम सिर्फ पढ़ाई का बहाना में उसको पेंटिंग करने वाला जो क्वालिटी है उसको हम लोग अच्छा से नहीं उसको आगे उजागर किया तो बच्चे का आगे कभी विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए माता पिता और बच्चों के पेरेंट्स के लिए मेरा ये सलाह है कि आप उसको देखिए आपका बच्चे में क्या अच्छा गुण है। मेरा स्कूल में एक बच्ची है, तू ही देव, अभी आर्चरी में नेशनल खेल रहा है, आर्चरी में है। तो शायद एक दीपिका और बनेंगे झारखंड से। अभी क्लास 9th में है। तो हर बार वो पेरेंट्स आते हैं, सर इस बार एग्ज़ाम इसमें पड़ गया, हमारा बच्चे का टूर्नामेंट भी वहाँ, हमको नोएडा ले जाना है, हमको यहाँ ले जाना। तो हम हर वक्त उस बच्चे को बताएं कि आप जाइए और उसके लिए जो मदद आपको करना है, जितने बार एग्ज़ाम को थोड़ा डिलेट करना है कि आपका जो नंबर आप हाफ ईयरली तक दिए उसको एवरेज करना है, उसमें हम लोग पूरा मदद करेंगे क्योंकि आपका विकास वहीं पर होगा। सही बात है। ये सब माता पिता और सब स्कूल सब शिक्षक को समझना है और समझेंगे तो हमारा भारत एकदम विकसित रहेंगे। दर्शकों, आप राज्य के ख्याति प्राप्त विद्यालय जेवीएम के प्रिंसिपल से मिल रहे हैं और इनसे कई ऐसी बातें हम आज जान रहे हैं जो अनछुई थी, जो हम लोग सोचते भी नहीं थे या अब लगता है कि कहीं मिसिंग था। और इसी क्रम में मैं अगला सवाल फिर आपसे प्रिंसिपल साहब बात करूंगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि एडुकेशन में बहुत सारी ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे चैप्टर्स हैं जो गैर ज़रूरी हैं और उनका प्रेशर बच्चों पे पड़ जाता है अनावश्यक रूप से, जिसकी आवश्यकता भविष्य में भी ना पड़ रही हो। तो ये गैर ज़रूरी चैप्टर्स क्या हैं और कैसे ये बच्चों को परेशान कर रहे हैं? देखिए, गैर जरूरी एक बात है, हर जगह पे जो भी एडुकेशंस चलते हैं वो एडुकेशंस होता है जे एक लेवल तक, जैसा अभी हम लोग एलिमेंटरी लेवल बोलते हैं। 10वीं तक बच्चे को सब कुछ सीखना है। 10वीं तक आपको मैथमेटिक्स भी सीखना है, हिंदी सीखना है, साहित्य सीखना है, इंग्लिश सीखना है, आपको साइंस सीखना है, सब सीखना है। और उसके बाद कौन सा उसमें रुचि नहीं है उसको वो छुड़वा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। इसीलिए 11th 12th में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कॉम्बिनेशन में कोई बाधा हुआ नहीं है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, उसके साथ उसका समाज विज्ञान सोशियोलॉजी में इच्छा है तो वो भी ले सकते हैं। आप कोई हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, उसके साथ तो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी अभी आए हैं इसमें सब हमारा ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें संस्था की तरफ से तो हम बताएंगे, हम लोगों का थोड़ा तकलीफ इसीलिए होता है क्योंकि हर सब्जेक्ट में हमको फैकल्टी देना है, हर सब्जेक्ट में हमको बच्चे का समय को देना है। तो इसीलिए धीरे धीरे हम लोग भी तैयारी हो रहा है। अब आने वाला दिन में ऐसा होगा जो टीचर क्लासरूम में नहीं जाएंगे, बच्चे टीचर यहाँ एक पर्टिकुलर क्लासरूम में रहेंगे, वहाँ बच्चे आ जाएंगे। अच्छा। इस तरीका से पढ़ाई चलेगा। ये हिस्ट्री का रूम हुआ, वो सोशियोलॉजी का रूम हुआ, वो फिजिक्स का रूम हुआ और उसमें बच्चे जाके पढ़ाई करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये एक आसान काम भी होगा और अच्छा होगा, एक नया एक्सपेरिमेंट होगा। लेकिन आपसे जाना साहब एक बहुत सीरियस नोट पे बात करता हूँ। छात्र प्रेशर में कई गलत निर्णय ले लेते हैं, कई ऐसे कदम उठा लेते हैं जो शायद उनकी ज़िंदगी तबाह कर देती है, या ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके बाद वो है नहीं। इसके बारे में अगर आप छात्र जो देख रहे हो हमारे कार्यक्रम को, उनको कोई संदेश देना चाहें तो बताएं जरा। संदेश मेरा एक ही है, देयर इज नो शॉर्टकट। हम लोग एक बोलते हैं ना, कनिंगनेस इज ए शॉर्ट ब्लैंकेट। इफ यू कवर योर हेड इट विल एक्सपोज योर फीट, इफ यू कवर योर फीट इट विल एक्सपोज योर हेड। तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जैसा सभी बच्चे जो कभी कभार बच्चे हम लोगों का होता है, जो बच्चे बहुत डरे हुए हैं, एग्जाम में थोड़ा चीट लेके आ गया। जब
चीट हमारा पास आ गया, अब एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास गए तो हम लोग बच्चे को समझाते हैं जी क्यों आप ऐसा कर रहे हो, जब हम ठीक से नहीं पढ़े शायद सवाल आ जाएगा इसीलिए लेके आ गया। तो पहले हम लोग चेक करते हैं जी उसको कॉपी में उसको नकल किया कि नहीं, नकल नहीं करते हैं तो उसको चीट को हम लोग ले लेते हैं और उसको समझाते हैं जी अच्छा से लिखो। कुछ लिखा भी है तो उसको कॉपी चेंज करके हम लोग दूसरा कॉपी दे देते हैं। उसको पनिश करना हमारा, उसको पनिशमेंट देना हमारा काम नहीं है, उसको समझाना हमारा काम है जो दोबारा वो गलती ना करे। इसी हिसाब से बच्चे से सबसे ज़्यादा आजकल जो हम डरते हैं वो है सोशल मीडिया, मोबाइल। बच्चे उसमें इतना तरह तरह की टॉपिक्स देखते हैं मम्मी पापा का मोबाइल लेके, और उसका मन उसी में भटक जाते हैं। अब उसमें ड्रग की अभी बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन, ड्रग पेडलर भी हो गया। तो पेरेंट्स और बच्चे को हमारा सलाह ये है, हमारा ये अनुरोध है तो जरूर इससे बच्चा संगत में जा रहा है कि नहीं उसमें नज़र दीजिए, क्योंकि ये ऐसा एक चीज़ है शरीर को, मन को और पूरा इसका चरित्र को एकदम विनाश कर देते हैं। उसमें अंदर में नेगेटिविटी भर जाते हैं, बाद में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसमें एक बहुत ही माने नेगेटिव एटीट्यूड में बच्चे चले जाते हैं। तो उसमें हमको शुरू से मॉनिटरिंग करना, बच्चे को मॉनिटरिंग, मेरा बेटा हो बेटी हो उसको मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। हर स्टेज को पेरेंट्स जितना भी बिजी हो, आधा घंटा आके ऑफिस का बाद आधा घंटा बच्चे का साथ जरूर बैठिए और पूछिए जी आपका आज पूरा दिन कैसे गया, उसमें क्या समस्या हुआ, कैसे क्या हो सकता है। बच्चे आपसे जितना खुल के बात करेंगे इसी से परे रहने का यही एक तरीका है जो बच्चा कभी गलत संगत, कभी गलत बर्ताव में नहीं जाए। समरजीत जाना एक बड़ा नाम जो आज आपको बता रहे हैं कि कैसे अपने बच्चे के साथ काउंसलिंग खुद करे अभिभावक, लेकिन अभिभावक ही नहीं, प्रिंसिपल साहब समाज अपने आप को कैसे बदले? समाज, क्योंकि मुझे याद है मैं भी बैक बेंचर हुआ करता था, सबसे पीछे बैठने वाला एक छात्र, जिसे बड़ी शंका होती थी अपने प्रिंसिपल या टीचर्स को मेरे अगल बगल आते एग्ज़ाम के समय में वह छुपाता था मैं। तो ऐसे भी बहुत छात्र होंगे जो बैक बेंचर्स होंगे, तो उनको समाज तिरस्कृत ना करे, तो समाज अपने आप को कैसे बदले? हम क्लास चौथी कक्षा में हम हॉस्टल चले गए थे, रामकृष्ण मिशन में पढ़े। तो हम चौथी कक्षा और पांचवी कक्षा, छठी कक्षा में बड़ी हम होमसिक थे, हम घर का बड़ा याद आता था, घर का ऐसा जाएंगे वो चले जाएंगे। तो मेरा पढ़ाई अच्छा नहीं होती थी, हम उतना ध्यान नहीं देते किताब में, क्योंकि मेरा मन सबसे भटकते रहते थे। एक दिन हम जो साहित्य में कुछ लिखे और मेरा एक शिक्षक इतना तारीफ किया जी इतना अच्छा लिखिए, मेरा मन भर गया पूरा क्लास का सामने, पूरा कक्षा का सामने। तो हमको बहुत उसमें प्रोत्साहन मिला और उस दिन से हम प्रण लिया जी नहीं हमको तो और अच्छे से पढ़ना है। तो इसी तरीक़ा से समाज का कोई भी जगह आप तिरस्कार ना करें। बच्चा जो भी गलत करे, बच्ची जो भी गलत करे उसको समझाइए, उसको समय दीजिए। समय देने से वो जब समझ जाएंगे कि हमारा साथ ये एक साथ चल रहा है, चाहे माता पिता हो, चाहे शिक्षक शिक्षिका हो, चाहे कोई रिलेटिव्स और घर की सजन परिजन हो, सब जब अब संगत देंगे बच्चे को, उसके साथ रहेंगे, उसका बार बार हौसला बढ़ाएंगे तो बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा। बच्चे एक शाबाशी शब्द सुनने के लिए माता पिता शिक्षक का पास उसका कितना हौसला बढ़ जाता है वो मिराकल कर सकते हैं। ये आप एक छोटी सी शब्द, आपका शब्द, सहानुभूति का शब्द, ये आपको कहाँ पहुँचा देंगे बच्चे को, हम लोग उम्मीद भी नहीं रख सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी याद है इंग्लिश का एक निबंध प्रतियोगिता, विषय था इंडिया आई लिव इन, और इस पे मुझे लिखना था। और समहाउ मेरे इंग्लिश के टीचर ने नोटिस किया कि ये बच्चा अच्छा लिख रहा है, और उसके बाद से मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो गई। तो ये तो कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है। लेकिन क्या हम लोग इसको ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि इन सब के अलावा खेलकूद एक बहुत बड़ी बात होती है? बहुत बड़ी बात है। तो खेलकूद को भी अपनाए छात्र, स्कूल भी प्रावधान कराए, इसके बारे में प्रिंसिपल साहब? देखिए, जौहर विद्या मंदिर शैमली आप जानते ही हैं, हम लोग खेलकूद, हम परसों ही खेलकूद का पूरा हमारा एनुअल डे और 4 दिन का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाला था, करके आए, समापन करके। हमारा ये मानना है हर बच्चे का अंदर में जो ऊर्जा है वो बहुत ऊर्जा भरी हुई होती है।
और उसमें खेल कूद में, एथलेटिक्स में, भाग दौड़ में और कोई गेम्स में बच्चा यूज़ उसको करे, उसको उपयोग करे, तो उसको शरीर और फ्रेश हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। उसका लहू में जो लहू जो शरीर में बह रहा है उसको खोलना चाहिए। जो खेलेगा सिर्फ गेम्स में, उसमें गेम्स में, और गेम्स में भावना भी होती है कि दूसरे का साथ कैसे जीना है, लीडरशिप कैसे आएगा, टीम स्पिरिट कैसे रहना है। तो ये सब बहुत जरूरी एवं प्रासंगिक घटना है। अब खेल कूद पढ़ाई का बाहर नहीं है, खेल कूद अभी पढ़ाई का अंदर में है। एक स्कूल हेल्थ वेलनेस बोल के एक प्रोग्राम हम लोग कराते हैं जो हर शिक्षक की मैंडेटरी किया गया है। इसमें 2 दिन मतलब 10 घंटे का ट्रेनिंग होती है, वो मैंडेटरी है, हर टीचर को करना ही करना है। तो उसमें यही सिखाया जाता है पढ़ाई तभी अच्छा होगा जब बच्चे पूरा खेल कूद और बाकी टीम गेम सब में भाग लेंगे। उसी से बच्चा धीरे धीरे उसका अंदर में जो सीखने का प्रवृत्ति है, सीखने का जो एक चीज है, सीखने का जो खोज है, वो धीरे धीरे प्रकाशित हो। तो ये तो ठीक है कि खेल कूद में बच्चा पार्टिसिपेट जितना ज़्यादा करे, और उसके लिए स्कूल अलग से एक उसके लिए अलग से प्रावधान भी रखता है, प्रावधान भी है। लेकिन आजकल डॉक्टर इंजीनियर बनने की होड़ थोड़ी कम हुई है, लोग व्यापार की ओर भी जा रहे हैं। क्या विपणन, व्यापार, बिजनेस के लिए भी आप कुछ ऐसा प्रमोशन करते हैं? एकदम बिजनेस, हमारा जो एग्जीबिशंस होती है उसमें हम लोग एक इसके सब्जेक्ट ही रखे हैं जिसमें बच्चा इसमें व्यापार विपणन में जाए। और हम सबसे अच्छी आपको बताएंगे, एक विजय लक्ष्मी हमारा स्कूल से 2023 में पास करके निकल गई। वो इसका नीट में टॉपर थी, IIT में भी टॉप की, और शी इज़ अ वेरी गुड एथलीट। 400-200 मीटर रेस में सभी टाइम स्कूल में 10, 3, 4, 5, 6 मेडल लेके चलती थी। तो ये कोई विरोध नहीं है, जब बच्चा खेल कूद में अच्छा है तो उसका पढ़ाई नहीं होगी, बच्चा खेल कूद में अच्छा है तो उसका बिजनेस कॉमर्स में नहीं जा सकता है। हर चीज़ में इंटरेस्ट क्रिएट करना है। एक जो है, हम तो ये जरूर मानेंगे, जिस घर में व्यापार की माहौल है, बच्चे व्यापार में 10वीं का बाद उसी में कॉमर्स में आते हैं, वो एक परंपरा भी है। जो घर में जो देखते हैं, जो डॉक्टर्स के बच्चे हैं वो चाहते हैं हम डॉक्टर बने, शायद उसमें और कुछ गुण भी है मगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसीलिए जो उन मम्मी पापा को देख रहे हैं जो डॉक्टर बनी हुई है। कोई इंजीनियर है तो उनको बनना है, जो सितारिस्ट है, संगीत में है, सितार बजाता है कि बांसुरी बजाता है, वो भी चाहते हैं हम उसमें गुण को थोड़ा सा लालन पालन करें। ये चीज़ सही है, मगर आजकल बच्चे, बहुत आशा की बात है, बच्चे सब तरफ जा रहा है। सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लैट देके लॉ और एडवोकेट बनना ऐसा नहीं है आजकल। अपने ज़माने में जब मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था तो हमारे यहाँ एक मेडिटेशन का भी सेशन होता था। क्लास आवर के पहले, स्कूल प्रेयर के बाद, या ऐसे भी हम लोग बैठते थे, तो उसमें हम लोगों को पहले मेडिटेशन का एक सेशन दिया जाता था। तो क्या आपको लगता है मेंटल हेल्थ के लिए या मनोवैज्ञानिक जो दबाव है उसको कम करने में मेडिटेशन हेल्पफुल है? और अगर बिल्कुल, है तो कैसे, आप क्या सजेस्ट करते हैं? हम लोग जो है, हमारा हर क्लास की एक दिन हफ्ते में इनका मास पीटी है। तो मास पीटी जब हम लोग कराते हैं तो सबको पहले 15 मिनट का सेशन होता है मेडिटेशंस के लिए। मेडिटेशंस क्या होता है, आपका मन में जो दबाव है, जो शंका है, उसको दूर करते हैं। और उसमें मन थोड़ा क्या होते हैं, एक बिंदु में वो संलग्न हो जाता है जिसमें बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जैसा 2 तरीका का पढ़ाई होती है, एक किताब खुला हुआ है मेरा सामने, हम उसको देख रहा है, माता पिता भी देख रहे हैं, बच्चा मेरा पढ़ रहा है, मगर 4 घंटा 3 घंटा चले भी गए, हम पढ़े नहीं है क्योंकि मेरा मन उसमें नहीं है। हम कोई मन लेके दूसरा जगह सैर कर रहे हैं। और होता है जब हम किताब खोले तो उसको अच्छा से पढ़े, उस शब्द को देखे, उसको सोचे समझे और उसको करे। तो इस तरीका का एक्टिव रीडिंग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग ना हो, बच्चे 10 घंटा किताब लेके बैठे भी रहे, कुछ नहीं होगा। इसीलिए एक्टिव रीडिंग करना बहुत जरूरी है। और हम बच्चों को भी यही बोलते हैं जब हम लोग सेशंस लेते हैं, जो छोटा छोटा ब्रेक में आपका पढ़ो। जैसा आपका सेल्फ स्टडी टाइम 2 घंटा है, उसको आधा घंटा ब्रेक करके छोटा छोटा पीरियड्स में डालो। इसमें पहले वाला में आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, दूसरे वाला में आप
सोशल स्टडीज़ पढ़ रहा है, तीसरे वाला में आप मैथमेटिक्स कर रहा है और अभ्यास कर रहा है, तो उसको हर चीज़ को ब्रेक करो तो आपका एक्टिव रीडिंग ज़्यादा होगा। और हम 2 घंटा सिर्फ मैथ लेके ही बैठे रहें तो 2 घंटा में हम शायद 20 मिनट पढ़ें और बाकी जो हमारा 100 मिनट्स है वो ऐसा ही व्यर्थ चले जाते हैं। और ये होता है ज़्यादातर स्लो लर्नर्स के साथ। तो स्लो लर्नर्स की जब बात उठी है तो फिर मैं वही आप पहुंचता हूं आपसे कि सुबह जब आपके कक्षा आपकी आरंभ होती होगी और स्कूल शुरू होता होगा तो बच्चे आते होंगे, दिन भर का दिनचर्या जैसे आप कैसे ग्रूम कर रहे हैं बच्चे को, कितना, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ बच्चे सचमुच के बहुत कमज़ोर रह जाते हैं, कुछ ज़रूरत से अच्छे ज़्यादा हो जाते हैं। आप कैसे कंपेयर करके इन लोगों को इक्वली ट्रेन कर रहे हैं? हाँ, मैं कंसेप्ट में बिलीव करता हूँ, मैं स्लो लर्नर मानता नहीं हूँ। अच्छा। हम मानते हैं स्लो टीचर है, क्योंकि टीचर उस बच्चे का क्षमता का अनुसार उनके पास पहुंच नहीं पाया, इसीलिए बच्चा लर्निंग नहीं कर पाया। तो स्लो लर्नर से ज़्यादातर हमको देखना है जो बच्चा क्या चाहते हैं और बच्चे को किस तरीके से हम पहुंच सकते हैं। वर्बल लैंग्वेज में पहुंचिए, जैसा आप कोई बच्चा नहीं समझता है उस बच्चे को ऐसा कुछ चीज़ जो वो बच्चा पसंद करता है उसमें चले जाएंगे तो जरूर सीखेगा। फिर एक हम फिल्म का हेल्प लेंगे। एक फिल्म था बच्चे जो एक ब्लाइंड लड़की थी, तो उस बच्चे का सिखाने के लिए आपको जिस तरीका से टेक्निक अपनाना है, हम लोग इस बार स्कूल में किए। एक बच्चा हमारा 10वीं तक ब्रेल मेथड में पढ़े और अभी वो आया हमारा जज और हम बताए बच्चा आप तो ब्रेल मेथड में पढ़े तो आप 11th 12th कैसे कर लेंगे, 11वीं 12वीं कैसे करेंगे? तो उन्होंने बताया सर हम कर लूँगा, सर हमको थोड़ा मदद करिए। तो पीआर ग्रुप से वो बच्चा सीखे, पीआर बोलते थे, वो खुद लैपटॉप में टाइप करता था। ऐसा करके हमको गर्व महसूस हो रहा है। 2024 में वो बच्चा, इसी साल वो बच्चा पीआर हुआ, 79% नंबर लेके पास हुआ 12th एग्ज़ाम और अभी वो NLU का एक कॉलेज में भर्ती है, लॉ पढ़ रहा है। बहुत खूब। समय कम है लेकिन गर्व की बात हमारे लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि आज हम बात कर रहे थे श्री समरजीत जाना से और आपने बहुत ज्ञान की बातें बताई सर। बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है आज। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है, आप भी ऐसे ही सीखते रहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार जोहार।